गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक के साथ हम आपके सामने हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज हम बात करेंगे आरबीआई के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन की, जिसको हम कहते हैं कि वाई आरबीआई इज़ नोन एज द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आरबीआई है वो हमारे कंट्री का एक सेंट्रल बैंक है और उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे इशू करेंसी नोट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, एक्ट एज एडवाइज़र। बट जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम उसका है किसी इकोनॉमी में या भारत जैसी इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वो है सर्कुलेशन ऑफ मनी इन अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट। किस तरीके से वो इसको बढ़ाते हैं या घटाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ये दो समस्याएं हमारी अर्थव्यवस्था में आती हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है मनी का फ्लो। अब इस मनी के फ्लो को रेगुलेट करने का काम कॉमर्शियल बैंकों का नहीं है, इसको करने का काम है आरबीआई का। अब हम यहाँ पे अब आरबीआई क्या करती है? इस समस्या को दूर करने के लिए आरबीआई दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करती है, जिसको हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स या मेथड के नाम से जानते हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ये जनरल इन नेचर होते हैं और ये क्या करते हैं, ये ऑल सेक्टर्स सभी सेक्टर्स को ये अफेक्ट करते हैं, क्रेडिट कैपेसिटी या क्रेडिट क्रिएशन पावर को। वहीं दूसरी तरफ जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, दे अफेक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट फॉर अ पर्टिकुलर यूज। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कंट्रोल are designed to regulate the total volume of credit, whereas qualitative controls are designed to regulate the direction of credit. So students, हम यहाँ पे आज अलग अलग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? Repo rate is the rate at which the central bank of a country lends money to commercial bank to meet their short term needs। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, कभी कभी उनके पास फंड की शॉर्टेज पड़ जाती है, और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो आरबीआई है वो बैंकर्स बैंक कहलाता है और सभी बैंक अल्टीमेटली फंड के लिए अप्रोच करते हैं किसके पास? आरबीआई के पास। तो यहाँ भी कभी कभी क्या होता है, जब कॉमर्शियल बैंकों को नीड होती है शॉर्ट टर्म फंड्स की, तो वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए आरबीआई के पास जाते हैं और आरबीआई उनको लोन प्रोवाइड करती है। बदले में वो कुछ अप्रूव्ड सिक्योरिटी और एलिजिबल बिल ऑफ एक्सचेंज लेती है। अब यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स हैं वो क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। अब जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स बढ़ेंगी तो इट फोर्सेस द कॉमर्शियल बैंक टू इंक्रीज देयर लैंडिंग रेट्स which discourage borrowers from taking loans। अब जब कॉमर्शियल बैंक अपने लोन के रेट को, इंटरेस्ट का जो रेट है उसको जब बढ़ाएंगी तो कम लोग लोन लेंगे और मनी का फ्लो या मनी की सप्लाई इकोनॉमी में कम होगी। एज अ रिजल्ट जो इन्फ्लेशन की समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। और अगर डिफ्लेशन होगा तो जस्ट अपोजिट होगा इसका। यहाँ पे आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को वो घटा देंगी। इसको रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। वो घटा देंगी। अब घटाने के बाद क्या होगा? लोन सस्ते हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेने के लिए जाएंगे और बैंक्स भी ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे। एज अ रिजल्ट मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। दूसरा है बैंक रेट। इसको हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। बैंक रेट इज द रेट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। रेपो रेट में आपने देखा शॉर्ट टर्म के लिए, वेयर एज बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स। बेसिकली आरबीआई क्या होता है, एक्टिवली वो यूज करता है बैंक रेट टू कंट्रोल क्रेडिट।
बैंक रेट हैज द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ द रेपो रेट, बट थोड़ा सा अंतर होता है। एन इंक्रीज इन बैंक रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, which leads to the increase in lending rate by commercial bank. It discourages the borrowers from taking loan. तो अगर देखा जाए तो इसका भी इफेक्ट सेम ऐसे ही है जैसे कि रेपो रेट का है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, वो समझ नहीं पाते हैं बैंक रेट और रेपो रेट में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, रेपो रेट एंड बैंक रेट आर ऑलमोस्ट सिमिलर except some differences, like repo rate is applicable to short term, while as bank rate is for long term. And basically this bank rate is given in case of bank rate there is no need of securities, but in case of repo rate bank needs a security. अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है रिवर्स रेपो रेट का। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ये है, इट इज अपोजिट ऑफ रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में होता क्या था कि जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते थे तो वो इंटरेस्ट देते थे। यहाँ क्या होता है, जब कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं, अगर उनके पास एक्सेस पैसा है तो वो रखते हैं, तो सेंट्रल बैंक उनको इंटरेस्ट अलाउ करती है और वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। मीन्स आरबीआई मेक यूज ऑफ दिस टूल व्हेन इट फील्स दैट देयर इज एन एक्सेस मनी सप्लाई इन द बैंकिंग सिस्टम। Banks are always happy to lend money to RBI as their safer hands with a good interest, वो रखते हैं। और इससे क्या होता है, जो कॉमर्शियल बैंकों की जो एक्स्ट्रा क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है या वो पैसा जो वो रखे थे कि हम जनता में बांटेंगे, वो सरकार के पास चला जाता है और सरकार उस पैसे को अपने पास रखती है और उसके बदले में उनको कुछ इंटरेस्ट देती है। और अगर डिफ्लेशन होता है तो वो इस इंटरेस्ट रेट को घटा देती है, जिसकी वजह से जो कॉमर्शियल बैंक है वो बैंकों के पास पैसा न रख के उसको जनता में बांटना उचित समझते हैं, सही समझते हैं। क्लियर? नाउ द थर्ड वन इज द ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये भी एक तरीका है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको OMO भी कहते हैं। It refers to the buying and selling of government securities by the central bank from the public and commercial bank. This includes LIC, UTIs and NBFCs. आपने पढ़ा हुआ किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ऑल दैट। यहाँ पे क्या होता है, आरबीआई इज ऑथोराइज टू सेल और परचेज ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक रिड्यूस द रिजर्व्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई बैंकों को बेचेगी अपने सिक्योरिटीज, जिससे उनका जो एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर है या कह सकते हैं एक्स्ट्रा क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है कॉमर्शियल बैंक का, वो सरकार मींस आरबीआई के पास चला जाएगा, जिससे लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी और वो लोन दे नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से मनी का सप्लाई इकोनॉमी में रिड्यूस होगा और इन्फ्लेशन सॉल्व किया जा सकेगा। बट एट द सेम टाइम अगर डिफ्लेशन है तो वो परचेज करेंगे उनसे, ठीक है ना, उनको परचेज कर लेंगे, कहेंगे भाई आपको जो मैंने सिक्योरिटी बेची थी मैं उसके बदले में आपको थोड़ा और पैसा दे रहा हूँ, आप मुझे वापस दो। जिससे क्या होगा, वो सिक्योरिटीज ले लेंगे और बैंकों को पैसा देंगे, जिससे मनी का फ्लो इकोनॉमी में बढ़ेगा, बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ेगी और वो ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाएंगे और ये जो डिफ्लेशन की समस्या वो सॉल्व हो जाएगी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, कंडीशन नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, कुछ 2-3 बातें हैं जिसे ध्यान देनी है। देयर शुड एग्जिस्ट अ वेल डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज सिक्योरिटी मार्केट। इसके लिए आपके पास सिक्योरिटी मार्केट एक अच्छा होना चाहिए, जैसे हमारे इंडिया में सेबी है। द रिजर्व्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक शुड बी अफेक्टेड विद द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी। और ऐसा भी होना चाहिए कि इस इंस्ट्रूमेंट से असर पड़े, अगर इस इंस्ट्रूमेंट से असर नहीं पड़ेगा तो इसको यूज करने का कोई मतलब
नहीं है। एंड द सेंट्रल बैंक शुड होल्ड एडिक्वेट सिक्योरिटी टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और बैंकों के पास, जो सेंट्रल बैंक है उसके पास एडिक्वेट अमाउंट में सिक्योरिटीज होनी चाहिए। तो दीज आर सम नेसेसरी कंडीशन फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन इन द इकोनॉमी। एंड द फोर्थ वन इज द लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है? ये बेसिकली ये एक तरीके का रेशियो होता है जो कॉमर्शियल बैंक को मेंटेन करना होता है। इट इज अ वेरी क्विक एंड डायरेक्ट मेथड फॉर कंट्रोलिंग द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ कॉमर्शियल बैंक। इट इंक्लूड टू types of reserves. One is the CRR and one is the SLR. CRR is the cash reserve ratio. What is cash reserve ratio? It refers to the minimum percentage of net demand and time liabilities to be kept by commercial bank with a central bank. A change in CRR affects the ability of commercial bank to create the credit. Means CRR क्या होता है? CRR एक कैश रिजर्व रेशियो होता है। जितना पैसा बैंकों के पास है, चाहे वो नेट डिमांड डिपॉजिट्स हो या टाइम डिपॉजिट्स हो। डिमांड डिपॉजिट्स वो पैसा होता है जिसको ऑन डिमांड हम निकाल सकते हैं, और टाइम डिपॉजिट वो पैसा होता है जिसको हम एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैंक में रखते हैं, उसके बाद जब उसकी मैच्योरिटी होती है तो निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आरबीआई है वो कॉमर्शियल बैंकों को निर्देश देती है कि आपके पास जो भी डिमांड डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट्स हैं उसका सर्टेन परसेंटेज आपको हमारे पास रखना होगा। ये लीगल है। अब अगर इन्फ्लेशन है तो सीआरआर बढ़ेगा तो बैंकों को ज्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा, जिससे उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी घट जाएगी, वो कम लोन दे पाएंगे। अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है तो आरबीआई सीआरआर को घटाएगी। सीआरआर को घटाने से बैंकों को कम पैसा रखना पड़ेगा, जिससे डिफ्लेशन सॉल्व होगा, इन्फ्लेशन में बढ़ा देगी। नेक्स्ट है, इसी में दूसरा इसका एक पार्ट है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी लगभग सीआरआर की तरह, थोड़ा सा अंतर है क्योंकि हम सीआरआर में केवल कैश रखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड and time liability with commercial bank are required to maintain with themselves। लेकिन यहाँ पे एक और चीज होती है, SLR is maintained in the form of designated liquid assets। यहाँ liquid assets such as excess reserve, unencumbered government and other approved securities or current asset balance with other bank। Change in SLR affects the freedom of bank to sell government securities or borrowing against them from central bank। एसएलआर में क्या होता है कि जब देखा जाता है कि बैंक कैश के बाद भी उनके पास कैपेसिटी बची हुई, तो कैश के अलावा दो तीन चीजें जिसका मैंने नाम दिया, एक्सेस रिजर्व, अनइनकम्बल्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एंड करंट अकाउंट बैलेंस, अगर उनका दूसरे बैंकों में, तो वो भी, उसका भी सर्टेन परसेंटेज इनको रखना पड़ता है। अब काम यहां भी वैसे ही है। एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई इसको बढ़ा देती है, एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन इसको घटा देती है। एंड द लास्ट इज, अब यहां पे जो जिसकी हम बात करें लास्ट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। बेसिकली ये होता क्या है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट में हमने देखा है, ये जैसे आप लोन लेने जाते हैं, कभी कभी आप कहीं जाएं लोन लेने, तो होता क्या है, लोन की अमाउंट और उसके लिए जो आप सिक्योरिटीज रखते हैं बैंक में, क्योंकि अगर आप कोई भी लोन लेने जाते हैं तो उसके एवज में या उसके बदले में आपको कुछ कोलेट्रल्स रखने पड़ते हैं, तभी आपको लोन मिलता है। बेसिकली मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहला वर्ड जो मार्जिन है वो क्या है, मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन। सपोज जैसे आप बैंक में गए, आपने कहा कि भैया हमें 12 लाख का लोन चाहिए, बैंक ने कहा आपको 20 लाख की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। तो 12 लाख के लोन के लिए जो 20 लाख की सिक्योरिटी रखी, तो बीच का जो अंतर 8 लाख हुआ, दैट इज कॉल्ड मार्जिन, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। अब इसका भी बहुत बड़ा रोल है भाई। अब अकॉर्डिंग टू द आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में वो इसको सर्कुलेट करती है। जैसे सपोज इकोनॉमी ने अगर आरबीआई ने इकोनॉमी में मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया तो क्या होगा, एन इंक्रीज इन मार्जिनल रिड्यूस द बोरोइंग्स कैपेसिटी एंड द मनी सप्लाई। अब अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा तो जो 12 लाख का लोन 20 लाख में मिलता था वो 25 लाख में मिलने लगेगा, तो कम ही लोग लोन ले पाएंगे। अगर वहीं दूसरी तरफ इसको घटा दिया जाता है तो इट इंकरेजेस द पीपल टू बोरो मोर।
RBI may prescribe different margin for different types of borrowings against the security of the same commodity. अलग अलग जगह पे अलग अलग मार्जिन सिस्टम लगता है, डिपेंड करता है बैंक पे. तो जो हमने अभी पढ़ा, दीज ऑल आर द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट. कुछ क्वालिटेटिव भी हैं जिसमें आता है मोरल सुएशन. ये क्या होता है? दिस इज अ combination of persuasion and pressure that central bank applies on other bank in order to get them act in a manner in a line with its policy. जो दिशा निर्देश, जो कदम बैंक ने उठाने को कहा, आरबीआई ने कहा, उसको कोई बैंक उठा रहा है कि नहीं, वो जो गाइडलाइंस दे रहे हैं उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, जो रूल्स बनाए उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ देखने का काम या ये जो ऑर्डर इंस्ट्रक्शन, ये मोरल सुएशन का पार्ट होता है. उसके बाद इसी में एक चीज़ आती है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. यहाँ पे क्या होता है, इसमें आरबीआई डायरेक्शंस देता है अदर बैंकों को कि वो सर्टन पर्पस के लिए अलग अलग तरह के लोन्स प्रोवाइड करें. मीन्स बेसिकली दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इन बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव मैनर. सपोज दैट कि अगर हम इन पॉजिटिव मैनर में बात करें कि यूजिंग मेजर्स टू चैनलाइज क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्टर, जहाँ प्रायोरिटी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, इनको प्रायोरिटी सेक्टर में रखें. अब जैसे घर बनाने के लिए हो गया, गाड़ी खरीदने के लिए हो गया, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ क्रेडिट रखें. ठीक है ना. तो दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. इसका भी इस्तेमाल करके बैंक जो आरबीआई है वो मनी के फ्लो को बढ़ाने या घटाने का काम करती है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. सो स्टूडेंट्स, ये आज जो हमने बताया ये था कैसे आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करती है इकोनॉमी में. आशा है आपको ये समझ में आया होगा. आप इस वीडियो को या लेक्चर को बार बार सुने, आपको चीज़ें समझ में आएंगी. विश यू ऑल द बेस्ट. बी हैप्पी, बी सेफ.